तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर भेजा जा रहा है जहां पर तुम्हें ये मानकर चलना होगा that you always being watched। दोस्तों, एक ऐसा आईपीएस अफसर जिसने पाकिस्तान में जाकर 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसे जासूस जो आतंकवादियों से उनके सामने जाकर उनसे बात करते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि उन्होंने किसी हथियार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से उन लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये भारत के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भारत को अलग करने की कोशिश की तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान के लाहौर में धर्म बदलकर 7 साल तक मुसलमान बनकर रहे। चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं इस इंडियन आईपीएस अफसर से जिनके नाम से आज भी पाकिस्तान डरता है। तो आज हम बात करेंगे रॉ के एजेंट रहे अजीत डोभाल जी के बारे में, जिन्होंने देश के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई। तो आज इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह अपना वेश बदलकर पाकिस्तान में घुसे और वहीं से अजीत डोभाल जी ने खुफिया जानकारियां भारत सरकार को भेजी थी। इन्होंने कई बार अपनी जान की बाजी लगाकर देश और देश के लोगों की जान बचाई। ऐसे ऐसे कारनामे किए कि शायद ही अब तक किसी ने किए हो। बगैर कुछ सोचे समझे, अपनी फिक्र किए बिना देश की सुरक्षा के खातिर हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे है रॉ के एजेंट अजीत डोभाल जी। आज भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि किसी को उन पर विश्वास नहीं होता। अजीत डोभाल जी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एवं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक हैं। वर्तमान में अजीत डोभाल जी भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आज अजीत डोभाल जी जेम्स बॉन्ड और चाणक्य से कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं भारत के। सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला और सीधा पीएमओ को रिपोर्टिंग करते हैं। अजीत डोभाल जी का जन्म भारत आजादी से पहले 20 जनवरी सन 1945 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पौड़ी गांव में हुआ, परंतु होम टाउन राजस्थान अजमेर में पड़ता है। इनका पूरा नाम अजीत कुमार डोभाल है। अजीत डोभाल जी धर्म से एक ब्राह्मण हिंदू हैं। इनके पिताजी का नाम गुणनाथ डोभाल है जो मिलिट्री के ऑफिसर रह चुके हैं। पत्नी का नाम अनु डोभाल है। अजीत डोभाल जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल से की। फिर उसके बाद अजीत डोभाल जी आगरा के विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA करके पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि ली और उसके बाद आईपीएस की तैयारी में लग गए। बहुत कड़ी मेहनत करके केरल के 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर बने और केरल में आईपीएस के पद को बड़े बेहतर ढंग से संभाला। अजीत डोभाल पाकिस्तान और आतंकवादियों के गढ़ में कई बार घुसकर सारी जानकारियां लेकर और उन सबको चकमा देकर हर बार उन सब के बीच से निकल जाते थे। जब भारत 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार जब पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया तो पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई और मिर्ची लग गई। और पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम डॉक्टर AQ खान था। उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद मांगी और उनसे कहा कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आप हमारी मदद करें। लेकिन फ्रांस को सब समझ आ गया था कि ये अपना खुद का वेपन बनाना चाहता है और फ्रांस ने मदद देने से इनकार कर दिया। अब इसमें कुछ चाइना वाले मदद कर रहे थे लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया चले गए। किम जोंग उनके बाप किम जोंग इल से मिले और उस समय किम जोंग उनके बाप किम जोंग इल भी न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खबर लग गई कि ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट आखिर ये नॉर्थ कोरिया में क्या जाल बिछाने गए हैं, आखिर चक्कर क्या है। इंदिरा गांधी ने तुरंत आईबी और रॉ का गठन बुलाया और एक इंटेलिजेंस टीम बनाई और जिसमें से कुछ को चाइना और कुछ को पाकिस्तान जाकर सही सही जानकारी भेजने को कहा, जिसमें से अजीत डोभाल को सेलेक्ट किया गया और कहा कि तुम आईबी को लीड करोगे और सीधा पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बनाओ और डायरेक्ट मुझे सारी जानकारी वहां से भेजोगे। अजीत डोभाल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए? ये जगह पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास थी जिसका नाम कहूटा था, जहां खान रिसर्च सेंटर चल रहा था, जहां पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर वेपन का काम चल रहा था। अजीत डोभाल पाकिस्तान तो पहुंच गए लेकिन रिसर्च सेंटर मिल नहीं रहा था और अजीत डोभाल जी पूरे पाकिस्तान में घूम रहे थे, वो भी भिखारी की वेशभूषा में। भला भिखारी को किसी से क्या मतलब था? किसी तरह उन्होंने इस रिसर्च सेंटर का पता लगा लिया जिसका नाम खान रिसर्च सेंटर था, जहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही थी। अब अजीत डोभाल जी उस सेंटर के बाहर भिखारी की वेशभूषा में सब पर नजर रख रहे थे लेकिन उन्हें बाहर से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने उस नाई की दुकान को ढूंढ निकाला जहां रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट उस नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाया करते थे। जब एक साइंटिस्ट उस नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया तो अजीत डोभाल भी उसके पीछे चला गया और उस नाई की दुकान के बाहर भिखारी की वेशभूषा में बैठ गए।
वहां से इन्होंने साइंटिस्ट के बाल का सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है तो उसके बालों पर जरूर न्यूक्लियर का रेडिएशन होगा। तो उसने उस बाल का सैंपल लेकर किसी तरह अपने आईबी नेटवर्क के जरिए भारत भेजा और कहा कि वो इन बालों की अच्छे से जांच करें और पता लगाएं कि इसमें न्यूक्लियर का रेडिएशन है कि नहीं। और जब जांच किया गया तो भारी मात्रा में उस बाल पर रेडिएशन मिला। तो इससे पता चल गया कि पाकिस्तान यहीं खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रही है। अब पता तो चल गया और वो सोचने लगे कि इस जगह को कैसे तबाह किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। अगर दोबारा लड़ाई की तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा और अगर प्रधानमंत्री को समझाऊंगा तो वो हमले के लिए मानेंगे नहीं। और इन्होंने अपनी बुद्धि का फिर से इस्तेमाल किया और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से संपर्क किया और उनसे बातचीत की और कहा कि जैसे तुमने इराक को तबाह किया और अगर इस मुसलमान देश पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहले तुम ही खत्म हो जाओगे। इसलिए तुम एक काम करो, मैं जैसा जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। अजीत डोभाल जी ने सोचा इजराइल और पाकिस्तान को आपस में लड़ा देंगे जिससे हमें लड़ने की नौबत नहीं आएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इसके लिए मोसाद को कन्विंस भी कर लिया गया और वो मान भी गए। तो मोसाद ने कहा ठीक है, उसके लिए हम इराक के ऊपर से जहाज तो उड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। इसके लिए अगर तुम हमें गुजरात से रिफ्यूलिंग की जगह दे दो, फिर हम वहां से उड़ान भरकर पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर को उड़ा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अजीत डोभाल जी ने पीएमओ से संपर्क किया। अजीत डोभाल जब मिशन पर थे तो बीच में भारत के प्रधानमंत्री ही बदल चुके थे। जब अजीत डोभाल जी पाकिस्तान गए थे तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन 1977 में भारत में इमरजेंसी के कारण भारत की राजनीति उथल पुथल हो गई और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और उसकी जगह अब मोरारजी देसाई आ गए। और जब अजीत डोभाल जी ने इन सब चीजों के बारे में उन्हें बताया तो मोरारजी ने क्या कहा पता है? देसाई जी ने सीधा इन सब चीजों से इनकार कर दिया और कहा उसे जो करना है करने दो, वो अपने देश में कुछ भी करे, हमें इससे क्या मतलब। हम नहीं बुलाएंगे इजराइल को, हम क्यों अपनी धरती को खून से रंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया। अब तो लगा सब मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे। फिर भी ये लगे रहे और इन्होंने एक दिन एक साइंटिस्ट को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया और साइंटिस्ट को बुलाया और कहा कि तेरी ये हरकत को पूरा लीक कर दूंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा। मेरी बात सुन और मुझे ब्लूप्रिंट्स दे दे। साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे $10,000 दे दे ताकि मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। अजीत डोभाल जी मान गए और पीएमओ मोरारजी देसाई से संपर्क किया और कहा सिर्फ $10,000 देना है और हमें कुछ और काम हो जाएगा। लेकिन मोरारजी देसाई ने फिर से मना कर दिया, ऐसा थोड़ी ही होता है, मेरे पास बजट भी नहीं है, उसे जैसा करना है करने दो, वो अपना कर रहा है। फिर अजीत डोभाल जी परेशान हो गए और कहा कि हम लोगों ने अपनी स्पाई टीम को जान की बाजी लगाकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली, उसके इतने करीब गए और आप मना कर रहे हैं। हम उसके प्लान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और उसे बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देसाई जी नहीं माने और इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन अपने मकसद में लगे रहे और सोचने लगे कि इसे कैसे खत्म करूं। लेकिन इतने में वहां के पाकिस्तानी आर्मी के नए राष्ट्रपति आ गए जिसका नाम जिया उल हक था। इन्होंने कमांड संभाली और पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये चाहते थे कि अगल बगल के जितने भी देश हैं सबसे अच्छे रिश्ते रहें, सबसे मिलकर रहें। मोरारजी देसाई की गलती से कई स्पाई एजेंट मारे गए। तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक कभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बात करें तो कभी बांग्लादेश, तो कभी नेपाल फोन करे तो कभी इंडिया में। और जब इंडिया में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक ने फोन किया तो मोरारजी देसाई जी हवा बनाते हुए बड़े बेवकूफी वाले अंदाज में जिया उल हक से कहा कि तुम जो कहूटा में न्यूक्लियर वेपन हथियार पे काम कर रहे हो, हमें सब पता है, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं सब मुझे खबर है। तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। हमारा भी नेटवर्क वहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी ये सब बताकर। और वहाँ जिया उल हक परेशान हैरान हक्का बक्का रह गया। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो किसी देश को पता ही नहीं था। तो फिर भारत को कैसे पता चल गया? वहाँ थोड़ा कंट्रोल बनाओ अपना जिया उल हक। अब तक के किसी इतने बड़े प्रधानमंत्री की ये सबसे बड़ी गलती थी और इसकी सजा उन स्पाई एजेंट को देनी पड़ी। जिया उल हक परेशान हो गए तो जिया उल हक ने भारत के आईबी और रॉ के कई एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारा। प्रधानमंत्री मोरारजी की एक गलती से वहाँ पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन अजीत डोभाल जी किसी तरह वहाँ से भाग निकले, नहीं तो वो भी मारे जाते अगर सही वक्त पर वहाँ से नहीं निकलते। इस वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 15 साल डिले करना पड़ा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह देश के जवान अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस देश के वीर जवान के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।